मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीएस गंगा के यूट्यूब चैनल पे। आइए इस वीडियो में हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन की चर्चा करेंगे, जो कि जुलाई महीने की घटनाओं पर आधारित है। और वीडियो को बनाने का सबसे जो मेन टारगेट है, मेन पर्पज़ है, वो आपका 24 तारीख को जो होने वाला पेट का एग्ज़ाम है, पीटी का एग्ज़ाम है, उसमें आने वाले संभावित करंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके वीडियो तैयार किया जा रहा है। पहला जो न्यूज़ है वो ई रूपी को लेकर के है, तो इससे जुड़ा हुआ हम कंटेंट देखते हैं। पहला है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। अब यहाँ पर पहला ही सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ई रूपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। दूसरा इससे जुड़ा कंटेंट है कि यह एक क्यूआर या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तीसरा है, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफार्म पर विकसित किया है। तो यहाँ पर देखिए, कंटेंट 3 है, लेकिन सवाल इसमें कई हैं। जैसे एक सवाल यही पूछा जा सकता है कि ई रूपी को किसने डेवलप किया है। तो इसको डेवलप करने वाला है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ई रूपी आखिर में है क्या। दरअसल ई रूपी क्या है, ये एक पहल है सरकार के द्वारा, डिजिटल पहल है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई लोक कल्याणकारी योजना चलाती है, तो अभी तक लोक कल्याणकारी योजना चलाने के लिए सरकार करती क्या थी, लाभार्थी के खाते में पैसे को भेजा जाता था। तो पता ये चलता था कि लाभार्थी उस पैसे का प्रयोग उस स्पेशल टारगेट के लिए ना करके किसी और काम के लिए करता था। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए नीम कोटेड यूरिया, नीम लेपित यूरिया जो थी, उसको खरीदने के लिए जो सब्सिडी था वो सरकार खाते में, किसान के खाते में भेजती थी। लेकिन किसान क्या करता था, उस पैसे को सब्सिडी पर यूज ना करके उस पैसे को नीम लेपित यूरिया पर ना यूज करके किसी दूसरे काम में कर लेता था। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर ये काम करेगी, चूँकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह एक क्या है, एक ई वाउचर है। तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड भेजेगी, संबंधित लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड भेजेगी, जिसे आप जाएंगे और उस योजना से संबंधित जो भी दुकान होगी, जो हेड होंगे, उनको वो क्यूआर कोड दिखाएंगे। तो उसके माध्यम से आपको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेन बात इसका यही है कि 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफार्म पर इसको विकसित किया है। यानी कि ये आपको कहाँ पर रिसीव होगा, ये यूपीआई जो प्लेटफार्म है उसी पर रिसीव होगा। ठीक है, और अगली न्यूज रुद्रेश्वर मंदिर को लेकर के है। ये रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है, पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो ये तेलंगाना राज्य में है। रुद्रेश्वर मंदिर को ही रामप्पा मंदिर कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इसको विश्व धरोहर स्थल जो है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, वहाँ पर जो है इसको 39वां धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत में 39वां जो है ये विश्व धरोहर स्थल में अपना नाम अंकित करने वाला प्लेस है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, उसको भारत में मिलाते हुए कितना जो है विश्व धरोहर स्थल हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 39 हो गया है, 39वां हो गया है, 39 हो गया है टोटल। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का क्या नाम है। पेट की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो उस नए मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसका गठन 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और अगली न्यूज, एक सर्वे जारी किया गया है जिसका नाम है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे यानी कि शहर के रहने का जो खर्च है वो क्या है। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि महंगा शहर कौन सा है और सस्ता शहर कौन सा है जहां पर जो निवास करने योग्य है। चलिए इसको देखते हैं। 22 जून 2021 को न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 जारी किया गया। सबसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि मर्सर हाल ही में चर्चा में था, ये क्या है। तो ये न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्था है। और रिपोर्ट ये पूछा जा सकता है कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखना है ये मर्सर संस्था है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है।
अब इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इस शहर का नाम है अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो इस शहर में मतलब इस रैंक में, इस जो रैंकिंग जारी की गई है, रैंकिंग में मुंबई को 78वां स्थान, उसके बाद में नई दिल्ली को 117वां स्थान, और फिर चेन्नई को 158वां स्थान, बेंगलुरु को 170वां स्थान, वहीं कोलकाता को 181वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक सवाल और जो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में भारत के निम्नलिखित किन शहरों को शामिल नहीं किया गया है। तो इन 5 शहरों का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है: मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो यहाँ पर अगर आपको 5 नाम याद रहेगा, तो अगर पूछ लेगा कि कौन नहीं शामिल है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें से शामिल कौन नहीं है। तो इंडिया के जो शहर हैं, इनकी रैंकिंग आप भले याद रखें या ना रखें, लेकिन ये याद जरूर रखना है कि कौन कौन से शामिल हैं। आप इसको मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका जो है वेस्ट में जो है आपका मुंबई हो गया, नॉर्थ में आपका दिल्ली हो गया, साउथ में आपके चेन्नई और बेंगलुरु हो गए, यानी कि ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए बी हो गया, बी फॉर बेंगलुरु और सी फॉर चेन्नई। उसके बाद में यहाँ पर जो है ईस्ट में आपका कोलकाता हो गया, और यहाँ पर देख ही रहे हैं नई दिल्ली, दिल्ली हो गया, और यहाँ पर जो है आपका हो गया मुंबई। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नॉर्थ में डी है, और वेस्ट में जो है बी है, ईस्ट में के है, और साउथ में बी सी है। ठीक है, और इसके बाद में अगली न्यूज़ है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हाल ही में कहां पर स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो इसकी स्थापना गुजरात के खवाड़ा में, जो कि रण आबकक्ष में पड़ता है, वहां पर स्थापित किए जाने की सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। और ये पूछा जाए किस मंत्रालय की ये पहल है, तो ये पहल है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है, और इसकी जो क्षमता होगी वो 4750 मेगावाट होगी, और भारत का ये सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। और इससे यहाँ पर जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में है, और इसकी जो क्षमता है वो 10 मेगावाट की है। तो 2 बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो कि फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में है, और वहीं भारत का सबसे बड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये है गुजरात के खवाड़ा में प्रस्तावित है। और अगली न्यूज़ इंदिरा महिला शक्ति केंद्र को लेकर के है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्र को स्थापित करने की योजना या जो है शुभारंभ किया है या योजना शुरू की है, तो ये पहल है राजस्थान सरकार की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने अपने बजट में घोषणा किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें वही होगा जो है, जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके स्वास्थ्य से संबंधित और उनके जो है कैरियर से संबंधित तमाम प्रकार के परामर्श दिया जाएगा। और अगली न्यूज़ हाई स्पीड ट्रैक से है। ये हाई स्पीड ट्रैक है क्या, कहाँ पर है? तो हाई स्पीड ट्रैक जिसका उद्घाटन 29 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है, और कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और यह एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। यानी कि एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां हाई स्पीड ट्रैक कहाँ पर है? तो ये अब आपके भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, और जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। इसका उद्घाटन जो किया गया है ये 29 जून को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। और अगली न्यूज़ है कि रोसाटॉम निम्नलिखित में से किस देश का स्टेट ऑपरेटेड परमाणु ऊर्जा निगम है? यानी कि रोसाटॉम जो है वो किस देश का परमाणु ऊर्जा निगम है? तो रोसाटॉम ये रूस का परमाणु ऊर्जा निगम है। आप मिलान करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रोसाटॉम। तो यहाँ पर देखिए रोसा, रा को ध्यान रखिए और रूस को ध्यान में रखिए। अब ये रोसाटॉम चर्चा में क्यों है? दरअसल चर्चा में इसलिए है कि भारत के
तमिलनाडु में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम जो है उसके 5वें और 6ठी जो यूनिट है उसके संचालन में ये रोसाटॉम जो है रूस का जो परमाणु ऊर्जा निगम है ये मदद करने जा रहा है। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ पूछा जा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत के तमिलनाडु में है और जिसकी 5वीं इकाई का जो है निर्माण शुरू हो चुका है। और ये किसके माध्यम से शुरू हो रहा है, तो ये रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के माध्यम से, उसी के सहयोग से शुरू होने वाला है। अगली न्यूज है 8 जून 2021 को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहने का मतलब ये है कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने लद्दाख के साथ में एक समझौता किया है। ताकि कौन सा समझौता किया है? समझौता ये किया है कि किस प्रकार से लद्दाख को जो है हरित एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है उससे जो है कंप्लीट किया जाए, उससे पावरफुल बनाया जाए, ताकि वहाँ पर जो है पॉल्यूशन कम हो सके और प्रकृति का एक जो है समन्वय स्थापित हो सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसी पॉलिसी को जब लागू किया जाएगा तभी तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो कार्बन न्यूट्रल की बात कही जा रही है तभी ये सही हो पाएगा। तो इसलिए लद्दाख चूँकि ये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में किस कंपनी ने 8 जून 2021 को लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु एक समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, तो ये है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी तो लद्दाख के जास्कर घाटी में पायलट परियोजना के तौर पर इसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद में पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। और अगली न्यूज तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर के है। पहले इसको आप समझिए, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ये किस अधिनियम, किस लॉ, किस कानून के तहत इसका गठन किया जाता है? तो इसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2021 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के बारे में अधिसूचित किया है, यानी कि अधिसूचना जारी किया है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अधिसूचना जारी किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। और साथ ही में किस कानून के तहत ये मंजूरी प्रदान की गई है, ये अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये साल 1986 यहाँ पर ध्यान रखना है, 1986। आप यहाँ पर देखिए 9 है, फिर 8 है और फिर 6 है। ठीक है, तो साल 1986 जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यही कानून है जिसके तहत कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है अज्ञात प्राचीन मानव की खोज। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस देश में शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की खोज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल। इजराइल के शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीनतम मानव की खोपड़ी और जबड़े की खोज की है। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि किस शहर से की है तो इजराइल में एक शहर पड़ता है रामला शहर से इसकी खोज की है। देखिए अज्ञात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आधुनिक मानव जो है वो क्या है, वो होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस आज का मानव है। तो बताया जा रहा है कि ये जो रामला शहर से ये मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिसमें खोपड़ी और जो है जबड़े प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है ना तो उस समय जो आधुनिक मानव होमो सैपियंस ना उससे मेल खाता है और उस समय निएंडरथल मानव जो था वो इजराइल के क्षेत्र में रामला शहर के वाले क्षेत्र में पाया जाता था, उससे भी ये मेल नहीं खाता था। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है रिपोर्ट के अनुसार कि ये अभी क्या है, ये अज्ञात है। ठीक है, माने कि अगर विकल्प में आपको सवाल मिले, देखने को मिले कि हाल ही में रामला शहर से प्राप्त अज्ञात मानव के जीवाश्म
किस कालखंड से या किस मानव के हैं, और विकल्प में रहे होमो सैपियंस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, इस प्रकार का विकल्प रहे, और चौथा रहे कि इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अभी क्या है, अज्ञात है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी अज्ञात है, अभी इसका पता नहीं चला है कि ये किस मानव से इसका जो है जो एविडेंस है, जो जीवाश्म है, वो मेल खाता है। ठीक है, दो बात ध्यान रखना है कि इजराइल के शोधकर्ताओं ने प्राचीनतम मानव के जीवाश्म को खोज निकाला है, और इजराइल के रामला शहर से। अगर आप पीसीएस के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता हो पीसीएस में मिलान करने के लिए ये दे दिया जाए। जैसे अभी आपने तुर्कमेनिस्तान का एक पिछला शहर देखा, असगाबाद है। ठीक है, असगाबाद, और हो सकता हो इजराइल के साथ में मिलान करने के लिए रामला को दे दे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और अगला सवाल है कि कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये है कि ऑपरेशन विजय, अगर पूछा जाए ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल विजय दिवस से है, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। और अगली न्यूज विश्व जनसंख्या दिवस से है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो साल 1989 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ हैं, कब से मनाया जा रहा है? 1989 से। और इस अवसर पर यानी कि 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के प्रारूप का विमोचन भी किया गया। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन जो है किया गया, इसकी तिथि कब से कब है? तो ध्यान रखना है 2021 से 2030 तक इसकी जो अवधि है वो ये है 2021 से 2000।